हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो है इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग आशा रखिएगा, इस चैनल जो है आपको बहुत कुछ देगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखिएगा आने वाले 2-3 मंथ में है इस चैनल पर कितना कंटेंट आपको दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर दोस्तों बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया है करंट अफेयर्स मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों। और बहुत कम समय में दोस्तों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ इस वीडियो में, और इससे पहले भी जितने मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो कराए हैं दोस्तों उसको कंप्लीट किया गया है। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको सारा फैक्ट याद हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको इसी वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप दोस्तों बीपीएससी टीआरई की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है दोस्तों, और साथ साथ बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बीपीएससी 71 के लिए दोस्तों, तो आपको दोस्तों ये जो है घटना चक्र सीरीज आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और इसके बाद दोस्तों जस्ट जो है एनसीईआरटी का सीरीज 6 to 12 वाला लाएंगे, और उसको दोस्तों ऑब्जेक्टिव के माध्यम से प्रैक्टिस आपको अच्छे से करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करके, उसमें कोई कुछ नहीं जाता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में क्या मतभेद था, क्या संबंध था, और कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया अंग्रेज़ों के साथ, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, मुगल सम्राट द्वारा जो है दोस्तों स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। इसका कार्यकाल है 1717 से 1727, लगभग 10 साल दोस्तों इन्होंने बंगाल में कार्य किया है। किस रूप में? गवर्नर के रूप में। और ये मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम गवर्नर है मुर्शिद कुली खां। और ये किसके द्वारा नियुक्त किया गया था दोस्तों? फर्रुखसियर के द्वारा, जो मुगल सम्राट का शासक था। मुगल सम्राट था फर्रुखसियर। इसने अपनी राजधानी जो है दोस्तों मुगल मुर्शिद कुली खां, इन्होंने ढाका से जो है, ढाका दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ से मकसूदाबाद को बनाया और नगर का नाम जो है मुर्शिदाबाद रख दिया। यानी ढाका से जो मकसूदाबाद राजधानी को ट्रांसफ़र किया है, उसी राजधानी का नाम दोस्तों ये मुर्शिदाबाद रख दिया। और इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था शुरू किया था। तो इसको भी याद रख सकते हैं, इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में। अलवर्दी खां, इसको भी याद रखिएगा, बंगाल से संबंधित है दोस्तों। देखिएगा, अलवर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी तक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। किसने? अलवर्दी खां ने। और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी। किसने कहा था? अलवर्दी खां ने। इसका कार्यकाल क्या था बंगाल में? 1740 से 56 ईस्वी तक। इसकी मृत्यु के बाद, यानी अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद, उसका जो है दौहित्र, जिसको दोस्तों नाथ कहा जाता है, नाथ, वो दोस्तों नाथ मतलब बेटी की बेटी जो है, अलवर्दी खां की जो बेटी थी उसका बेटा जो था उसको नाथ कहा जाता है दोस्तों। तो वो सिराजुद्दौला था। तो अलवर्दी खान ने अपने नाथ सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनाया अपने मृत्यु के बाद। ये सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक होल की कथित घटना। ये दोस्तों ब्लैक होल 20 जून 1756 को जो है सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। जेड हॉलवेल, यानी हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वाले में से एक थे, यानी उस घटना से जो जीवित रहे थे एक हॉलवेल, इन्होंने इसके अनुसार 18 फीट लंबा, 14 फीट 10 इंची चौड़ा
कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी को बंद कर दिया गया था और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। और यह घटना जो है दोस्तों ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो था उस समय गुलाम हुसैन, इन्होंने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। उस समय के ये मुस्लिम इतिहासकार है, इस ब्लैक होल की घटना का जिक्र नहीं किया है सियार उल मुतखैरीन में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी, जो वर्तमान नाम दोस्तों प्लासी है, का युद्ध मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। वेस्ट बंगाल राज्य के नदिया जिला में है। ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है, भागीरथी नदी के किनारे। रॉबर्ट क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर जो है 1757 से 60 ईस्वी और 1765 से 67 ईस्वी तक रहा था। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। और क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लुटेरा राज्य। क्लाइव की एक सैनिक के रूप में जननेता था। क्लाइव जो है एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, यानी ये हेवन बॉर्न जनरल। ये विलियम पिट का कथन है। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम, अलवर्दी खां के जो उत्तराधिकारी नवाब थे दोस्तों मीर कासिम, जो 1760 से 63 ईस्वी तक सबसे योग्य था। मीर कासिम पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ये मीर कासिम जो है दोस्तों 1760 से 63 तक नवाब बना था। ये राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसको ये भी पूछ सकता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने राजधानी ट्रांसफ़र किया था? मीर कासिम ने। ठीक है दोस्तों, संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, इसलिए ट्रांसफ़र किया मीर कासिम, ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन जो है यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें और तोरेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए थे। उसके बाद है दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था अंग्रेजों ने। कब? 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, तो इसको जरूर याद रखिएगा। मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय वेंसीटार्ट जो है ये बंगाल का गवर्नर था। तो बंगाल का गवर्नर दोस्तों बक्सर युद्ध के समय वेंसीटार्ट था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दिया। चूंकि प्लासी का निर्णय था कि आप छल कपट से युद्ध को जीते थे। मीर जाफर को जो है दोस्तों लोभ दे करके षड्यंत्र रच के शुजा-उद-दौला का हत्या करवा दिया था। सिराजुद्दौला का दोस्तों शुजा-उद-दौला ने, ये अवध के नवाब था शुजा-उद-दौला। सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध में।
उसको हरा दिया था। लेकिन बक्सर का युद्ध ये प्रमाण कर दिया कि नहीं, पलासी में भी का युद्ध जो है वो बुद्धि विवेक के दम पर ही लड़ा गया था। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था बक्सर युद्ध के बाद, चूंकि इसमें मीर कासिम के साथ साथ अवध के नवाब जो था शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट को भी इसमें हरा दिया। तो अब कोई चुनौती देने वाला अंग्रेजों को नहीं बचा। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में अब आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। अब दिल्ली तक पहुंच सकता था अंग्रेज। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो है ये मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। तो इसको भी याद रखिएगा। बक्सर युद्ध समय जो है मीर जाफर बंगाल के नवाब थे और दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को, मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, उसको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया 1765 में तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा का क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से दे दिया, जो कि इतना उपजाऊ और इतना अच्छी भूमि था दोस्तों, जो सोना ही उपजाता था एक तरह से कह सकते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसकी जो दीवानी राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन, राजस्व का अधिकार अस्थायी रूप से दे दिया, जिसके बदले कंपनी द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपया दिया जाना था कि आप 26 लाख रुपया दीजिए और अस्थायी रूप से आप इसका टैक्स कलेक्ट करते रहिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का। तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। ठीक है दोस्तों, निजामत खर्चों के लिए कंपनी को जो है कितना देना था, 53 लाख रुपये। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का गवर्नर था, 1765 से 67 ईस्वी तक था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी और कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां, याद रखिएगा, और बिहार के लिए राजा सीताब राय की नियुक्ति किया। अगला है दोस्तों, शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदा से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37, अकबर द्वितीय 1806 से 37 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57। ये दोस्तों शाह आलम द्वितीय के 2 उत्तराधिकारी थे, अकबर द्वितीय 1806 से 37, बहादुर शाह द्वितीय 37 से 57। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बनकर रह गए और 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया, गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के.एम. पनिकर ने कहा कि 1765 से 72 ये 7 साल का जो काल है, वर्ष है दोस्तों, इतना तक कंपनी ने बंगाल में डाकू का राज स्थापित किया था। किसने कहा था? के.एम. पनिकर ने।
चूँकि द्वैत शासन स्थापित हुआ था। रॉबर्ट क्लैव 65 में स्थापित किया था और 72 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर इसको ख़त्म किया था। इसलिए के.एम. पनिकर ने इसे डाकुओं का राज कहा था। तो दोस्तों थ्योरी कंप्लीट हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जो जितने भी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको अध्ययन कर लिए। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन, दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल आपको बहुत सारा जीके जीएस से रिलेटेड दोस्तों और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी सब्जेक्ट पूछता है उसका प्रैक्टिस करवाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था दोस्तों। ये 1717 ईस्वी से 27 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है और 1717 में इसको फर्रुखसियर के द्वारा दोस्तों नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर था ये बंगाल का। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा फर्रुखसियर मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद जो था शुजाउद्दीन, ये बंगाल का सूबेदार बना। शुजाउद्दीन दामाद, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। नेक्स्ट ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो ये प्लासी का युद्ध होगा दोस्तों। इसी ने ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ भारत में शुरू किया था, प्लासी का युद्ध 1757 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है ये प्लासी के युद्ध में। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता प्लासी के युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लैव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में 1757 में। नेक्स्ट 6 नंबर देखिएगा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लैव था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक ए हेवन बॉर्न जनरल कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लैव को दोस्तों। किसके द्वारा? विलियम पिट के द्वारा। नेक्स्ट 8 नंबर है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मीर जाफर के बाद जो सेना नायक बना था दोस्तों मीर कासिम 1760 से 63 तक। इन्होंने ही अंग्रेज की हस्तक्षेप से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर देखिएगा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जो लड़ा गया था दोस्तों बक्सर का युद्ध। और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला दोस्तों प्लासी के युद्ध में, ये अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ये बक्सर का युद्ध।
अगला है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का शासक। नेक्स्ट है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो ये कौन शासक था दोस्तों जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने बक्सर युद्ध में मतलब हारने के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो 1765 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। तो दोस्तों वीडियो नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के समय दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के द्वारा, जो कि बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी दीवानी राइट दिया था। और 16 अगस्त 1765 को दोस्तों अवध के नवाब शुजा उदौला के साथ हुआ था। पहला इलाहाबाद का संधि 12 अगस्त, दूसरा 16 अगस्त को हुआ था। पहला 12 अगस्त वाला दोस्तों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। नेक्स्ट 19 नंबर देखिएगा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद दोस्तों इसका मोहम्मद राजा खां को बनाया था। तो इसको याद रखिएगा मोहम्मद राजा खां को। और राजा सीताब राय को दोस्तों बंगाल का नवाब बनाया था। उसके बाद है किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट है 20 नंबर, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से इसके संपर्क में आए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खासी जनजाति दोस्तों। इन्होंने ही इसका विद्रोह किया था, क्योंकि इन लोगों ने जो है एक रोड स्थापित करना चाह रहा था जिससे वो सिलहट को जोड़ना चाह रहा था। और वहाँ दोस्तों खासी जनजाति के लोग अधिक मात्रा में रहते थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन आपको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन दोस्तों। देखिए, बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछली के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सींग का व्यापार करने के लिए सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति के लिए किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगा, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध
का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये 8वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का कालक्रम के अनुसार कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अंबूर का युद्ध जो है 1749 ईस्वी में लड़ा गया था, 1749 में। और वांडीवास का युद्ध दोस्तों 1760 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो ये ही पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, यानी कि 1749, 1757, 1760 वांडीवास और बक्सर 1764। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध अंबर का युद्ध या अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में लड़ा गया था। ये मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेलूर के समीप अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया और इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। किसको? डुप्ले को, जो फ्रांसीसी गवर्नर, तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिया। इसके अतिरिक्त जो है मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात की गई थी। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ये प्लासी का युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया और क्लैव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवा के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लैव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था ये वांडीवास का युद्ध, और युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ये दोस्तों वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। युद्ध में अंग्रेज विजय रहे और इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो किया था। बक्सर के युद्ध ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी और इस प्रकार विकल्प जो है मतलब बी सही था। बस आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो दोस्तों वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। तो जिसमें फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे और अंग्रेज का नेतृत्व दोस्तों वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने कर रहा था। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने जो है फ्रेंच को हराया था, यानी फ्रांस को हराया था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध जो है मीर जाफर के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था, सही है। वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा था, सही है। बक्सर का युद्ध वांडीवास का युद्ध चिलैया वाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठों, ये दोस्तों नहीं, ये तो चिलैया वाला युद्ध जो है आपको चिलैया वाला युद्ध 1749 ईस्वी में 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहा था और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहा था उस समय। तो ये डलहौजी के विरुद्ध नहीं होगा। उसके बाद खुर्दा का युद्ध, ये दोस्तों निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये सब गलत है दोस्तों। सही पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है? बी वांडीवास का युद्ध सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर ने दोस्तों, यहाँ मीर कासिम होगा,
क्योंकि मीर जाफ़र तो 1757 से 60 ही तक रहा था, फिर इसको गद्दी से हटा दिया गया था। तो ये मीर कासिम होता तो सही होता, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। चलिए, चिलैया वाला युद्ध दोस्तों आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और ये डलहौजी के विरुद्ध नहीं लड़ा था, मराठा, ये गलत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, ये देखिएगा, खुर्दा का युद्ध जो है दोस्तों 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, निजाम के विरुद्ध, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ तो चिलैया वाला युद्ध देख लिए, ये 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहा था, और यह अनिर्णित समाप्त हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? अंग्रेज का सबसे ज़्यादा विरोध दोस्तों मराठों ने किया था, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत में अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठा लिया, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। कौन से युद्ध? सालबाई की संधि, अंग्रेज और मराठा के बीच। वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया, और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को भी समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।